हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। आप सभी को पता है कि नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम आप सभी का 29 अप्रैल को होने वाला है एंड मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे अपनी इस एग्जाम को लेकर के। इस एग्जाम के लिए एकदम प्रतिबद्ध होंगे बेटा कि निकालना ही है इस बार, और आप सभी को निकालना है। मॉडल पेपर की सीरीज में मैं ये एक मॉडल पेपर लेके आ रहा हूं आप सभी के सामने। इस सीरीज में कई सारे मॉडल पेपर्स अपलोड करूंगा जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के कराऊंगा। उसी तरह का फ्रेमवर्क होगा जैसे आपका क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, सेम एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे बेटा 80 क्वेश्चन होंगे, 20 जो है आपका लैंग्वेज, 20 मैथमेटिक्स, 40 जो है मेंटल एबिलिटी। तो ये सारे क्वेश्चंस होंगे। याद रखना स्पीड सबसे ज्यादा जरूरी है इस एग्जाम में, क्योंकि बच्चे कर लेते हैं क्वेश्चन लेकिन स्पीड में मात खा जाते हैं। और ये स्पीड कब आएगी बेटा? जब हम मॉडल पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे, जब हम मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप सभी के डिमांड पे मॉडल पेपर लेके आया हूं। पढ़ते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। देखो तरीका क्या है, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना। पहले ही कह दे रहा हूं बेटा, जल्दीबाजी अभी नहीं है, अभी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ। लेकिन जैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा, तुरंत तुम्हें सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है बेटा। सबसे पहले तुम्हें सॉल्व करना है और फिर इस बोर्ड पे देखना, फिर स्क्रीन पे देखना, मेरे द्वारा जो मेथड्स बताए जाएंगे उस मेथड से सॉल्व करना। देखना टाइम काफी कम लगेगा, है ना। लेकिन पहले मैं ना सॉल्व करूं, याद रखना, पहले मेरे से पहले तुम सॉल्व करो, ठीक है। स्पीड चाहिए मुझे, बस इतनी सी बात है बेटा। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आपने मॉक टेस्ट में एनरोल नहीं किया है तो मॉक टेस्ट में एनरोल कर लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है मॉक टेस्ट दे रहे हैं, एनरोल किया हुआ है बहुत सारे बच्चों ने। मैं दिखाता हूं आपको, ये मॉक टेस्ट का सीरीज है जो कि जिसमें 30 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। टाइमली टेस्ट है, ऑल इंडिया रैंकिंग आपको अवेलेबल होगी, दिखाया जाएगा यहाँ पे। आप अपना एनालिसिस देख सकते हो। ये देखो लगातार बच्चे एनरोल कर रहे हैं, तो काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं बच्चे। तो आप भी इसमें एनरोल करके अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हो। यहां पे आप सेक्शनल डिटेल देख सकते हो, मतलब कौन सा सेक्शन आपका कमजोर है, आप एनालिसिस करके और भी इंप्रूव कर सकते हो अपने आप को, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड है, वैसे बच्चे एनरोल करके अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी बेटा अर्जुन बैच आप ले सकते हो, अगर आपके कोई कॉन्सेप्ट छूट गए हैं, क्लियर नहीं है, तो आप इससे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। बहुत ही प्राइस हमने कम कर दिया है एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। नवोदय अल्फा इज फॉर द नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं तो नवोदय अल्फा और सैनिक अल्फा बैचेस हमारे हैं। ये नवोदय और सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को बेटा। हूबहू जिस तरह से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा वैसा ही पूरा पैटर्न मैं लेके आया हूं आप सभी के सामने। टोटल 80 क्वेश्चन बेटा, पूरे 80 क्वेश्चन। 20 आपके लैंग्वेज के हो गए, 20 आपके लैंग्वेज के हो गए, 20 आपके मैथ्स के हो गए एंड द 40 क्वेश्चन फ्रॉम मेंटल एबिलिटी। तो मेंटल एबिलिटी के हम सभी जानते हैं कि 10 सेक्शंस टोटल होते हैं। 10 में से ये पहला सेक्शन है हमारा पार्ट 1, दैट इज ऑड मैन आउट। जरा देखो बेटा डायरेक्शंस पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। डायरेक्शंस में लिखा हुआ है कि भाई एक काम करो, 4 ऑप्शंस है तुम्हारे पास और चारों में से एक ऑप्शन सबसे ऑड है, सबसे अलग है, उसी को तुम्हें ढूंढना है, ठीक है बेटा। यहां देखो कौन सा ऑप्शन आपको अलग दिख रहा है। ये जो है सभी जमीन पे रहते हैं भाई। एक चूहा हो गया और ये तुम्हारे जैसा चूहा हो गया, ये भैंस हो गई, ठीक है। और ये उड़ती है, बाकी सारे उड़ते नहीं है। तो यानी कि ये सबसे डिफरेंट हो गया, है कि नहीं, ठीक है। आसान से क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एंड एग्जैक्टली मैं वही पैटर्न आपको करा रहा हूं जो एग्जाम में आएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में देखोगे बेटा जब एग्जाम में बैठोगे तो, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी करूंगा बेटा, मेरे साथ चलने की कोशिश करना, क्योंकि मेरा टारगेट ही है 1 घंटे के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करना है। ज्यादा टाइम नहीं लेना है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है ना। जल्दी इसको कवर करना है, कंप्लीट करना है पूरे मॉडल पेपर को 1 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि हमें 2 घंटे का टाइम मिलता है एग्जाम में। और ये 2 घंटा ना मान करके आप 1:45 मानो, क्योंकि फिर आपका टाइम गोले भरने में चला जाता है, OMR शीट भरने में चला जाता है। तो इसीलिए 1:45 मानो कि आपको टाइम मिलता है। हम कोशिश करेंगे 1 घंटे के अंदर अंदर इसको पूरा सॉल्व कर देंगे, मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटा, अगर पैसेज वगैरह सब कुछ मिला लिया जाए तो एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। देखो इसमें क्या अलग है बेटा, जरा देखने की कोशिश करो। देखो इसमें रोटेशन का कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहला तो ये आ रहा है, लेट मी चेंज द कलर। सबसे पहले तो ये आ रहा है, मतलब चतुर्भुज, दूसरे नंबर पे त्रिभुज, तीसरे नंबर पे प्लस। तो चतुर्भुज त्रिभुज प्लस बराबर, ये भी सेम वही सीक्वेंस है। चतुर्भुज त्रिभुज प्लस बराबर, सेम वही सीक्वेंस है। चतुर्भुज के बाद त्रिभुज आना चाहिए, आया क्या? बराबर, गलत हो गया, खत्म, कहानी खत्म हो गई इसकी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये इसमें देखो क्या अलग आ रहा है बेटा, क्या कौन सा अलग दिख रहा है। ये आप आमने सामने देखो तो ये ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स। ये भी आमने सामने ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं हैं, बात सही है जी। आमने सामने सम संख्याएं और आमने सामने विषम संख्याएं, है ना। इसमें देखें तो आमने सामने ये भी विषम संख्या है
और ये आमने सामने, ये भी विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। कहने का मतलब ये है कि तिर्यक जो रिलेशन है, इस कोने से इस कोने तक का जो रिलेशन है, वो दोनों रिलेशन ऐसे है बेटा कि या तो सम होंगे दोनों, या तो विषम होंगे, मतलब इक्वल होंगे, एक तरीके से सिमिलर होंगे। लेकिन इसमें आप देखो कि ये आमने सामने, ये कैसा इवन है, ये कैसा है ऑड है, ठीक है, तो ये अलग हो गया हमारा। नेक्स्ट देखो क्या है बेटा, ये जो सारा पेपर से रिलेटेड है, और ये डिजिटल दुनिया, ये तुम्हारी दुनिया है डिजिटल दुनिया, इंस्टाग्राम और फेसबुक वाली, ये मोबाइल है तो ये डिफरेंट हो गया, बाकी सारे पेपर है ना। नेक्स्ट, अच्छा अब ये पार्ट हमारा सिमिलर फिगर का है बेटा। सिमिलर फिगर आप सभी जानते हो कि इस फिगर से आपको मिलाना है कि ऑप्शन नंबर ABCD में से कौन सा मैच कर रहा है, एंड यू जस्ट हैव टू फाइंड द आंसर बाय मैचिंग द फिगर। मतलब ये फिगर आपको मिलाना है कौन से में आ रहा है बेटा। तो जाहिर सी बात है, सिंपल सा ऑप्शन नंबर A इसमें दिख रहा है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं बेटा, इसमें ऑप्शन नंबर A दिख रहा है। इसमें जरा देख करके बताओ, आप सभी देख करके बताओ कौन सा दिख रहा है बेटा। इसमें मेरे को तीसरा दिख रहा है, तीसरा को करेक्ट कर दें, ठीक है बिल्कुल। ये बताओ इसमें बेटा, इसमें B या C में से हो सकता है, क्योंकि D वाला तो लंगड़ा है भाई, और इसमें इसकी मुंडी नीचे है, बड़ी वाली मुंडी। इसमें अगर देखा जाए तो B ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें फैलाव ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा चौड़ रहा है भाई ये। नेक्स्ट देखें, इसमें देखो D वाला सीधा दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही आसान होते हैं, सिमिलर फिगर हम यूं ही कर जाते हैं ऐसे खेल खेल में, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट देखो बेटा, पार्ट 3 हमारा कौन सा है, पार्ट 3 हमारा है पैटर्न वाला आ गया। ये पैटर्न मतलब एक डिब्बा खाली रहेगा, यहां पे आपको पैटर्न भरना है कि कौन सा पैटर्न आएगा, ठीक है। जरा देखो बेटा, इसमें कौन सा पैटर्न आएगा, इसको हम लोग ऐसे पूरा कर दें, इसको भी ऐसा कर दें, और इसको भी ऐसा कर दें, तो ऑप्शन नंबर D मिल गया, है ना जी। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें देखो यहां से पैटर्न ऐसा पूरा करो, इधर से ऐसे, और दो गोले इधर से, मतलब दो सेमी सर्कल बना दो जी, ठीक बेटा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है, बाकी कोई तो ऐसा दिख नहीं रहा है। चलो जी नेक्स्ट, ये जो गोला इसको कंप्लीट करो, पैटर्न पूरा हो जाएगा, ये स्क्वायर कंप्लीट करो, पैटर्न पूरा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा और कुछ ऐसा, है ना, तो कंप्लीट पैटर्न ये पूरा हो जाएगा अपना। यहां पे अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर D हमारा मैच कर रहा है बिल्कुल हूबहू, देखो जैसा हमने बनाया वैसा ही इधर है। नेक्स्ट 12 देखो, ध्यान से देखना, इसमें थोड़ी गलती कर सकते हो बेटा। जस्ट लुक एट दिस फिगर, देखो ये हमने कंप्लीट किया, अब इधर एक छोटकू सा पार्ट है, तो भाई इधर भी छोटकू सा पार्ट होगा कि नहीं, होगा ना, तो ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, अच्छा पार्ट नंबर 4, ये कौन सा है, सीरीज वाले क्वेश्चन है। सीरीज मतलब एक श्रृंखला एक बनेगी, सीरीज बनेगी, उसको आपको फाइंड आउट करना है कि क्या सीरीज बन रही है। आगे बढ़ते हुए कुछ चीज बढ़ेगा, कुछ चीज घटेगा, या रोटेशन होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, मतलब देयर विल बी सम सीरीज, है ना। तो यहां पे क्या सीरीज है जरा देखना बेटा, क्या सीरीज नजर आ रही है आपको। यहां पे एक सर्कल है, फिर अगला एक स्क्वायर आ गया, फिर एक सर्कल आ गया, फिर एक और स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो C ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। सीरीज समझ पा रहे हो, सर्कल के बाद स्क्वायर, सर्कल फिर स्क्वायर अगेन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें कोई सा भी रंगा हुआ पार्ट नहीं है, नो शेडेड पार्ट इज देयर। नाउ इफ यू लुक एट द क्वेश्चन नंबर फिगर नंबर 2, यहां पे जो है एक रंगा हुआ पार्ट आ गया, है ना जी, और इसके नीचे देखो 2 रंगे हुए पार्ट आ गए, उसके नीचे 3 रंगे हुए पार्ट आ जाएंगे बेटा, यानी कि ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। देखो एक पंखुड़ी है इधर, इधर 2 पंखुड़ी हो गई, इधर बेटा 3 पंखुड़ी हो गई, तो अगले वाले में जाहिर सी बात है 4 पंखुड़ी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर C, ठीक। नेक्स्ट देखो पैटर्न, बस देखते चलो बेटा, ये ऐसा है, रोटेट होकर के बेटा ऐसा हो गया, है ना। पहली बारी में रोटेट हुआ, दूसरी बारी में एक और पंखुड़ी इसमें जुड़ गई आकर के, तो दूसरी बारी में एक और पंखुड़ी जुड़ गई, फिर ये रोटेट हो जाएगा, तो रोटेट होने के बाद ये कुछ ऐसा बनेगा, है कि नहीं बेटा। रोटेशन का ध्यान रखना, ये घूम जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 देखो, कौन सा है ये, रिलेशनशिप यानी कि एनोलॉजी आप कह लो बेटा, इसको एनोलॉजी भी बोलते हैं हम लोग बड़े प्यार से, सादृश्यता भी बोलते हैं बहुत ही प्यार से, ठीक है। सादृश्यता बोलते हैं इसको, एनोलॉजी बोल लो, सादृश्यता बोल लो, समरूपता बोल लो, बात एक ही है। देखो रिलेशनशिप बोल लो, तो 3 दूना 6, तो 6 दूना कितना बेटा 12, 2 का मल्टीप्लीकेशन हो गया। इन दोनों फिगर्स में जो रिलेशन है, जो संबंध है, द सेम रिलेशन वही संबंध एग्जिस्ट करेगा इसमें और इसमें, ठीक है। तो 6 दूना 12 इधर हो गया,
है ना बेटा, ऑप्शन सी आ गया। नेक्स्ट देख लो, ये देखो बेटा, ये दो कटे हुए पार्ट मुंह फुला के बैठे हुए हैं, एक उधर मुंह किया है, एक इधर मुंह किया है, दोनों आपस में मिल जा रहे हैं। देखो इनको पलट दिया हमने तो ऐसा बन गया, इसको पलट दिया ऐसा, इसको पलट दिया ऐसा, तो मिल गया, आपस में एक जैसा बन गया। तो ये देखो इन दोनों को भी भाई मुंह फुला के बैठे हुए हैं, इसको इधर कर दो तो ये ऐसा मुंह कर लेगा अपना, और इसको भी नचा दो भाई तो ऐसा ये मुंह कर लेगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, मोबाइल हमारी चार्ज होती है चार्जर से, तो भाई क्या पेट्रोल पंप की आवश्यकता पड़ेगी इसको चार्ज करने के लिए, मतलब इस पे पेट्रोल डालने के लिए, है ना, ये पेट्रोल पंप का सिंबल है। ठीक है, आ जाओ यहां देखो बेटा, सर्कल जो बाहर है हमारा वो सर्कल हो आ जा रहा है अंदर, और जो ये पंचभुज आपको दिख रहा है बाहर जाके 5 - 1 = 4 हो जा रहा है ना, ये चतुर्भुज हो गया। ठीक है बेटा, तो जो स्क्वायर बाहर है पहली बात तो वो अंदर आ जाएगा, और जो ये अंदर है बाहर जाके 4 - 1 = 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल के अंदर एक हमारा आ जाएगा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, यानी कि ज्यामितीय आकृति पूर्ति। ज्यामितीय आकृतियां कौन कौन से बेटा, हमारे ट्रायंगल हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, इन्हीं को हमें पूरा करना होता है। मतलब यह है कि एक पार्ट काट करके क्वेश्चन फिगर में दिया हुआ होगा एंड दूसरा पार्ट उसका ऑप्शन में होगा। ठीक है, तो दूसरा पार्ट ऑप्शन में होगा। देखो भाई इसमें अगर हम लोग देखें ना तो ये ट्रायंगल एक बनता हुआ आपको नजर आएगा। देखो तो ये ट्रायंगल, ये चीज अगर हमें मिल जाए तो हमारी जिंदगी हो जाएगी पूरी, तुम्हारे बिना है हम अधूरे, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा पूरा हो गया, ऑप्शन नंबर सी वहां पे जाके फिट हो जाएगा, है कि नहीं बेटा। नेक्स्ट देखो यहां पे कौन सा फिट होगा भाई, इसको ऐसा 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 कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, कौन सा भाई, हाँ यही होगा, यही बेटा, यही है। चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, इसको भी देख ही लेते हैं भाई, इतने को देख लिया, इसको भी देख लेंगे। ये देखो ये छोटा है, बहुत छोटा है, हटो जी तुम कहां से आ गए भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही नोक निकली हुई है, कुछ ज्यादा ही चल रहा है, इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही फिट होगा, यहां पे सीधा सीधा हमें दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन, आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको उठा के ले चलते हैं बेटा, मास्टर के पास टेक्निक बहुत है, मास्टर के पास टेक्निक बहुत है। देखो ये नहीं, ये वाला होगा, है ना, और तुम्हारे पास ऐसी टेक्निक नहीं होगी तो तुम्हें ध्यान से अपनी आंखें बड़ी करके देखनी पड़ेगी भाई कि कौन सा यहां पे फिट होगा। क्या बात समझ रहे हो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा। एक बार कमेंट सेक्शन में सारे लोग दिल दे दो मास्टर को, कितने दिल है तुम्हारे पास, देखते हैं, दिलों की बौछार कर दो जरा। चलो डी ऑप्शन हो गया, है ना। ये पार्ट नंबर 7, मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, शीशा, चेहरा देखने वाला शीशा। देखो बेटा ध्यान रखना है, दर्पण प्रतिबिंब में कंफ्यूज तुम लोग वहां हो जाते हो जहां दर्पण बगल से उठा करके नीचे रख देता है या फिर ऊपर रख देता है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। देखो दर्पण कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, सो डोंट बी कंफ्यूज, जस्ट बी काम। एंड देखो बी यहां पे है ना, तो नीचे ये कैसा बनेगा, ये ऐसे पलटो बेटा, ऐसे इस तरीके से, देखो ऐसा है, ये ऐसे पलट दो, ऐसा है ऐसे पलट दो। ठीक है, तो यहां ये बी ऐसा बन गया, ओ ऐसा बन गया, वाई जो है इस तरीके का हो गया। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो ये इस तरीके से पलटोगे तो सिमिलरली ऐसा ही दिखेगा, कुछ चेंज इसमें आएगा नहीं, तो डी ऑप्शन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब ध्यान से देखना, अभी तक जो दोनों दर्पण थे, जो दोनों मिरर्स थे वो नीचे थे, इधर थे, अब कहां है, इधर है, ऐसा है। मिरर यहां था, अभी मिरर यहां पे है, बात समझ रहे हो बेटा। तो यहां पे देखो, एक मिनट रुकना जरा, तो यहां पे कौन सा होगा जरा मुझे बताओ, आप सभी बताओ बेटा। हाँ जी, देखो ये जो है ना एक लाइन है, तो देखो मैंने आपसे ये कहा है कि जो दर्पण के नजदीक चीज होगी वो सबसे पहले आपको दिखेगी, है ना, और जो दूर होगी वो दूर दिखेगा। तो नजदीक कौन सा है इसमें, देखो नजदीक ये एक वाला है, तो एक इधर आ जाएगा, और ये दो वाला ये दूर इधर बन जाएगा, दर्पण से दूर आ जाएगा। तो पहले एक वाला फिर दो वाला भाई, तो एक वाला दो वाला डी में भी है और इसमें भी है, तो बी और डी में से कौन सा होगा ये जरा देखते हैं।
इसमें आधे आधे पर विभाजन डिवीजन नहीं हुआ है भाई, बिल्कुल आधा डिवीजन नहीं हुआ है इसमें। देखो बिल्कुल आधे आधे पे है, ये भी आधे आधे पे है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें आप ध्यान देते हुए चलोगे, यू विल गेट टू द पॉइंट एंड यू विल गेट टू द आंसर बेटा। छोटी छोटी बहुत चीजें हैं, ध्यान देते हुए चलोगे तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, यहां पे देखो भाई, ये जो चीज है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है कुछ ऐसा बन रहा है, तो इसमें कुछ ऐसा इस तरीके से ट्रायंगल बनेगा, है ना। ये इसको ऐसे पलट दो तो वो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में बन रहा है। देखा, एक छोटे से ट्रायंगल को हमने पकड़ा एंड इससे पूरा हमारा आंसर आ गया, है ना। इस छोटे से ट्रायंगल को पकड़ा, इससे हमारा पूरा आंसर आ गया, यही हमारा सही आंसर है, जाहिर सी बात है जी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है कि फोल्डेड पीस ऑफ पेपर को, यानी कि पेपर कटिंग वाला पार्ट हमारा आ गया बेटा। फोल्डेड पीस ऑफ पेपर को हमें काटना है और देखना है कि कैसा बन रहा है, क्या ऑप्शन आ रहा है। आ जाओ इसको जरा देखते हैं। सबसे पहले एक हमने पेपर लिया, किस आकृति का, इस आकृति का, इस तरीके का, इस शेप का हमने एक पेपर लिया। उसको बेटा यहां से कहां गया, यहां से हमने फोल्ड कर दिया, है ना। और यहां से फोल्ड करने के बाद ऐसा हमने फोल्ड किया, फिर ऊपर से एक बारी और फोल्ड कर दिया, उसके बाद एक गोल सी कटिंग हमने लगा दी यहां पर। तो ये कटिंग इधर भी आ जाएगी, इधर भी और इधर भी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक बात है, बिल्कुल सही है मास्टर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर आ जाओ बेटा, इधर देखो जरा, देखो जरा, यहां से फोल्ड किया, यहां से एक कटिंग कर दी, ऊपर भी एक कटिंग कर दी, तो ये जो कटिंग है ये पूरी हो जाएगी, और ऊपर तो कटिंग है ही, वो इधर भी कटिंग आ जाएगी, यानी एक कटिंग इधर, एक कटिंग इधर और एक कटिंग इधर, 3 जगह कटिंग आएगी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोल्ड करो इधर से फोल्ड कर दो भाई, और ये वाली कटिंग हमने लगा दी, 2 बारी फोल्ड किया है, यानी चारों तरफ ये कटिंग बन जाएगी बेटा। इधर भी ये कटिंग इधर ऐसे बन जाएगी, इधर जो है ऐसे और इधर ऐसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, ए में क्या गड़बड़ी है, ए में बीच में वो दे दिया है ना स्क्वायर, इसीलिए सही नहीं होगा। यहां देखो, यहां से हमने फोल्ड किया, फिर जो है यहां से काट दिया, ऊपर से भी काट दिया, तो जब अनफोल्ड करेंगे, वापस से तह को खोलेंगे ना जी, तो ये पूरा ये खुल जाएगा इधर और इधर खुल जाएगा, यानी इधर एक कटिंग आ जाएगी, इधर एक कटिंग आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए विल बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट, पार्ट नंबर 9, एंड दिस इज द एम्बेडेड फिगर ना, एम्बेडेड फिगर वाला नहीं है, कौन सा है भाई? अच्छा, फिगर क्रिएशन वाला, आकृति निर्माण वाला बेटा, फिगर क्रिएशन कह लो, या फिर आप स्पेस विजुअलाइजेशन भी इसको बोलते हो, स्पेस विजुअलाइजेशन, है ना, स्पेस विजुअलाइजेशन। इसमें क्या करना होता है मैं आपको बताता हूं। छोटे 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 टुकड़े दे दिए गए होते हैं, बहुत सारे, जोड़ करके आपको बनाना होता है एक बड़ा सा टुकड़ा, एक बड़ा सा पेपर। तो किस बड़े पेपर का ये छोटे छोटे भाग हैं, टुकड़े हैं, उनको आपको देखना होता है। जरा देखो, ये सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं, 1 2 3 टुकड़े, तीनों को जोड़ करके कौन सा बनेगा, बताओ तो मुन्ना जरा, तीनों को जोड़ करके कौन सा बनता हुआ नजर आ रहा है आपको? ऑप्शन नंबर डी देखो बेटा, बड़े ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। देखो, ये वाला टुकड़ा जो है ये इधर आ गया, इधर, ठीक है, और ये वाला टुकड़ा जो है ये देखो यहां पे है, और ये वाला नीचे है इधर। ठीक है, तो ध्यान से आपको इसमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लो बेटा, ये देखो, इसमें सभी टुकड़ों को जोड़ोगे तो एक टेक्निक मैंने आपको बताया हुआ कि सबसे पहले टुकड़े गिन लो कि भाई है कितने। कभी कभी ये होता है कि इसमें जैसे 4 टुकड़े हैं, ठीक है, और इसमें 3 हो या फिर 5 हो, तो 4 है तो आंसर में भी 4 ही होना चाहिए। देखो 1 2 3 4 है ना, तो इसमें 1 2 3 4 5 है, तो ये तो खत्म हो गया, कहानी ही खत्म हो गई इसकी। 1 2 3 4 5 है, कहानी खत्म हो गई बेटा। इसमें 1 2 3 4 5 है, अरे इसकी भी कहानी खत्म मास्टर। तो एलिमिनेशन टेक्निक का हमने यूज किया बेटा, एलिमिनेशन टेक्निक का यूज किया, और हम जान गए कि ऑप्शन नंबर सी है। एलिमिनेशन टेक्निक मतलब समझना, कहने का मतलब हम एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए खत्म हो गया, एलिमिनेशन का मतलब है खत्म करते जाना। ये बी हो गया और ये डी भी हमारा खत्म हो गया, तो ए बी डी खत्म हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी ही तो करेक्ट बचा ना जी। ठीक है, तो आसान सी चीज है, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, जोड़ के बताओ बेटा कौन सा बन रहा है इसमें आपका, कौन, देखो इसमें तो सिंपल सी बात आपको दिख रही है, 1 2 है तो ये तो गया खत्म, कहानी ही खत्म हो गई इसकी। और
ऐसा कोई झंडा ऐसा नजर ही नहीं आ रहा है हमें उसमें सी में, है ना, तो ये भी खत्म हो गया। इसमें अगर देखें तो ये वाली चीज कहीं नजर नहीं आ रही, तो ये भी खत्म हो गया जी। ऑप्शन नंबर ए बचा, जो कि सही ऑप्शन हो गया हमारा। इधर देखो, इसमें कौन सा होगा बताओ, बताना जरा बेटा, कौन सा होगा इसमें? इसमें देखो 1 2 ये तो खत्म ही हो गया, 3 चाहिए हमें, और ये पतली वाली आकृति कहीं नजर नहीं आ रही है, तो ये भी खत्म हो गया, ए और सी खत्म। डी बचा और बी बचा अपने पास, ठीक है, तो बी ऑप्शन हमें नजर आ रहा है भाई, बी ऑप्शन सही है। ये सारे जो है, ये सारे टुकड़े इसमें मिक्स होते हुए लगते हुए आपको नजर आ रहे हैं बेटा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, पार्ट नंबर 10 देखो भाई, पार्ट नंबर 10 ये है हमारा एम्बेडेड फिगर, मतलब छिपी हुई आकृति हमें निकालना है। तो किस में छिपा है? ऑप्शन नंबर डी में। देखो ये इधर है, ऐसा इधर इस तरीके से, इसमें देखो बेटा कौन सा होगा, ये इसमें छिपा हुआ नजर आपको आ रहा है, देखो ऐसे, बी ऑप्शन हो गया अपना। नेक्स्ट आ जाओ, ये किस में छिपा हुआ है? ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, ए ऑप्शन में इधर छिपा हुआ है। देखो छिपी हुई आकृति आपको खोजना है कि ये फिगर किस में छिपा हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ जी, इसमें देखो ये किस में छिपा हुआ नजर आ रहा है बेटा? आई थिंक दैट इट इज एम्बेडेड इन ऑप्शन नंबर ए, इधर, हाँ ये ऑप्शन नंबर ए में छिपा हुआ नजर आ रहा है आपका, हो गया। तो इस तरीके से बेटा हमने कर लिया कुल 40 के 40 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के, है ना। सो अभी आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख करके बताओ कि हाउ मेनी मार्क्स यू आर गेटिंग आउट ऑफ 40 मार्क्स, नॉट 40 मार्क्स एक्चुअली, आउट ऑफ 50 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन होता है 1.25 मार्क्स का, 1.25 इंटू 40 दैट विल बी 50 मार्क्स, ठीक है। तो 50 नंबर में से कितने नंबर आपके आ रहे हैं बेटा? अभी जो है कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताओ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बेटा अभी लिख करके बताओ कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं 50 में से टोटल इसमें। बाकी याद रखना कि सारे बच्चे दे रहे हैं एग्जाम मॉक टेस्ट, कहीं आप पीछे ना छूट जाओ, इस मॉक टेस्ट को लेना, लगातार बच्चे इसमें एनरोल कर रहे हैं, देखो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 98.75 97.5 इतने इतने नंबर लेके आ रहे हैं बेटा। तो आपको भी इनरोल कर लेना है इस मॉक टेस्ट की सीरीज में। कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ध्यान रखना मैथ्स अभी कराऊंगा, अभी जा नहीं रहा हूं। आप हमें किसी भी जानकारी के लिए इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 6260388361। अगर आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं तो आप तो हमारे साथ तैयारी करो, आप देख ही रहो कि कितने अच्छे से हम लोग तैयारी आपकी करवा रहे हैं, तो जरूर से रिकमेंड करें आप अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों को, ताकि वो नवोदय अल्फा बैच में एनरोल करें अगले साल के लिए। अगर इस साल आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी डगमगाया हुआ है ना, थोड़ा सा भी क्लियर नहीं है, तो यू कैन ज्वाइन अर्जुन बैच। उस अर्जुन बैच में आप अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। ये वाला जो अर्जुन बैच है इसकी फीस हमने बहुत ही कम कर दी है, अभी ये 1999 नहीं है, अभी सिर्फ ये 999 है, जिसमें आप कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, ठीक है जी। आइए बेटा मैथ्स करते हैं एंड उसके बाद से और भी सारी चीजें हम लोग करेंगे। मैथमेटिक्स करते हैं जरा। अच्छा ध्यान रखना कि ये इंग्लिश मीडियम वालों के का मतलब इंग्लिश मीडियम में मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो घबराना नहीं है, इससे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, क्योंकि हिंदी के बहुत सारे मॉडल पेपर्स हमने अपलोड कर दिए थे। इंग्लिश वाले बच्चों की भैया भारी भरकम डिमांड थी, तो हमने कहा कुछ उनकी भी डिमांड्स पूरी करते हैं, एंड इसीलिए हमने इंग्लिश के कुछ मॉडल पेपर सोचा कि अपलोड किए जाएं। तो इंग्लिश का मॉडल पेपर है बेटा ये, है ना। हिंदी वालों को घबराने की जरूरत नहीं है, आप भी देख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आई विल एक्सप्लेन टू यू वेरी क्लियरली एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू, सो डोंट वरी, ठीक है बेटा। देखो क्या कह रहा है, अच्छा इस पे ये कलर चलेगा कि नहीं, मैं जरा देख लूं एक बार, दिख तो रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, चलो ठीक है, इतना ही चाहिए। कह रहा है कि विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 41512 सो दैट इट इज डिविजिबल बाय 12। कह रहा है कि इसमें हम कितना ऐड कर दें कि ये 12 से विभाजित हो जाए। बेटा 12 से जरा भाग दे करके देखते हैं, 41512, ठीक है। तो ये 12 तिहाई 36 हो गया, 5 55 हो गया, 12 चौके 48 हो गया, 7 71 हो गया, 12 6 72, तो 6 बार तो जाएगा नहीं, 12 पंजे 60 हो गया, 12 पंजे 60, 11 112 हो गया, ठीक है। 12 9 108, 12 9 108 बेटा, यानी कि 4 हमारा रिमाइंडर बच रहा है, 4 जो है वो हमारा शेष बच रहा है 4, ठीक है, रिमाइंडर बच रहा है 4 बेटा। अच्छा ये जो 4 रिमाइंडर है ना, 4 रिमाइंडर है, अगर मेरे पास 4 में मैं 8 और जोड़ दूं, मेरे पास 8 और होता, अगर मेरे पास 8 और होता तो ये 4 और 8 मिलकर के 12 हो जाते, और ये जो 12 है ये 12 से डिविजिबल हो जाता। बेटा क्या बात समझ में आ रही है आपको?
ये 12 जो है 12 से डिविजिबल हो जाता, तो मुझे किसकी और जरूरत है? तुम्हारी जरूरत, मुझे 8 की और जरूरत है जी। अगर मेरे पास 8 और होता, ये वाला 8 है ना, अगर मेरे पास 8 और होता बेटा तो हमारी बात बन जाती है ना जी। तो 8 हमारा ये बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट देखो, द एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली इज 19 ईयर्स। कह रहा है कि 5 बंदे हैं, 1 2 3 4 5, इनका जो औसत उम्र है यानी कि एवरेज एज है वो है 19 साल। ठीक है, when age of head of the family is included the average age becomes increases by 11 years. What is the age of the head of the family? कह रहा भाई अभी बच्चे बच्चे खेल रहे थे इसमें, अभी जो मुखिया है फैमिली के ना, पिताजी दादाजी, वो नहीं आए थे, जब उनको ऐड कर लिया गया तो एवरेज एज बढ़ गई, क्योंकि भाई वो तो 90 साल के होंगे दादाजी, तो एज बढ़ गई है ना। तो जब 5 लोग थे तो एज कितना था? एवरेज 19 था। और जब मुखिया भी आ गए बेटा तो मुखिया को हमने ऐड कर दिया, अभी कितने लोग हो गए टोटल? 6 लोग हो गए। और एवरेज कितना हो गया बेटा? एवरेज 11 से कह रहा है बढ़ गया, तो पहले एवरेज था 19, अभी मुखिया भी जुड़ गया तो 11 + 19 कितना हो गया? अभी एवरेज हो गया 30, है ना बेटा। और कुल मिलाकर के 6 लोग हैं, समझ रहे हो? तो समीशन कितना हो जाएगा? एज, सभी के एज का समीशन यानी कि 6 लोगों का समीशन हो जाएगा 30 × 6 मतलब 180 साल, है ना, सबका योग। जब 5 लोग थे बेटा तो इनके उम्र का समीशन, इन 5 लोगों के उम्र का समीशन 5 × 19 बचे 95 था। देखो भाई, जब ये 5 लोग थे, ये मुखिया दादाजी नहीं आए थे ग्रुप में, तब तक ये जो टोली थी तो सभी की उम्र मिलाकर के हो रहा था 95। अब ये दादाजी भी आ गए तो अभी उम्र मिला के हो रहा है 180। तो दादाजी की उम्र अगर निकाला जाए, अगर एज ऑफ हेड ऑफ द फैमिली यानी कि ये जो परिवार है इसके जो हेड है उनका एज निकाला जाए बेटा, तो कितना होगा? 180 में से ना आप सिंपल काम कर दो बेटा, 180 माइनस कर दो कितना? 95, यानी कि ये हो जाएगा 85 आंसर। हमारा प्यारा प्यारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। आसान है, बोलो बेटा, कर लोगे? चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है नंबर इज लेस देन 50। अच्छा, एक संख्या 50 से कम है, इज ए मल्टीपल ऑफ 8, 8 का मल्टीपल है और 5 प्राइम फैक्टर्स हैं। तो 3 कंडीशन दिया, 50 से कम होना चाहिए। भाई तुम तो गए क्योंकि तुम तो 50 से ज्यादा हो। कह रहा है 8 का मल्टीपल है, अच्छा यानी 8 से डिविजिबल है। भाई तुम भी गए क्योंकि तुम तो 8 से डिविजिबल ही नहीं हो, है ना। कह रहा है 5 प्राइम फैक्टर्स हैं। अच्छा जी, तो 48 को अगर मैं लिखना चाहूं तो 48 बराबर 2 24 2 12 2 6 2 3 और 3 हो गया। तो 1 2 3 4 5 प्राइम फैक्टर्स हैं। अगर मैं 40 की बात करूं तो 40 बराबर 2 20 2 10 2 और ये 5 हो गए। ये 4 ही प्राइम फैक्टर्स हैं, है ना। तो 1 2 3 4 प्राइम फैक्टर्स हैं। जबकि इफ आई टॉक अबाउट 48 देयर आर 5 प्राइम फैक्टर्स, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा सही हो गया क्योंकि 5 प्राइम फैक्टर्स हैं और 5 प्राइम फैक्टर्स हमको चाहिए था, है ना। नेक्स्ट वाला देखो, कन्वर्ट 31 होल 7/9 टू सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन में बदल लो ना बेटा, कौन सी बड़ी बात हो गई। 31 7/9, 9 का 31 में गुणा कर दो, 7 जोड़ दो, तो ये 9 1 कम 9 और 9 3 के 27 और प्लस 7 और बटा 9 तो रहेगा ही। ठीक है, कितना हो गया बेटा? 9 7 16, तो 286 और बटे 9, ऑप्शन बटे 9। अरे ऑप्शन ए देखो 19 लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान देना ये छोटी मोटी चीजें। नेक्स्ट देखो, इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा, तो बोर्ड मास का रूल लगेगा, याद करो बोर्ड मास का रूल लगेगा। तो बोर्ड मास का रूल हम लोग कैसे लगाएंगे? 25.5 है, 25.5 28.07 माइनस 28.25 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3। तो सबसे पहले इस डिवीजन को खत्म करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 25.5 प्लस, मेरे साथ सॉल्व करते चलो बेटा, और इसको अगर सॉल्व करें तो 5 का इसमें भाग दोगे तो 5 पंजे 25 हो गया, 3 32, 5 6 का 30, 2 25, 5 25 25 और गुणे 3। अब ये गुणा सॉल्व होगा, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा। तो 25.5 प्लस 28.07 माइनस 3 5 15 को 5 हासिल 1, 3 6 का 18 19 हासिल 1, 3 5 15 16 हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो इन दोनों को आपस में जोड़ लो बेटा। तो 25 और 28 कितना हो गया? 53 और 7 5 12, नहीं ये 12 नहीं होगा,
53, 53 और ये पॉइंट हो गया 57, ठीक है, 53.57 हो गया, माइनस 16.9, तो 53.57 माइनस 16.95 है ना, तो 17 में से 5 जा 7 में से 5 जा, ये 2 हो गया, ये 15 में से 9 जा 6 हो गया, और ये 16 है बेटा, ध्यान रखना है। तो 12 में से 6 जा 6, 4 में से 1 जा 3, 36.62, 36.62। आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ, बेटा क्यूब रूट निकालना है, एक ही तरीका है, आपको बताया है हमने कि 474, अच्छा देखो 8 नहीं 64 नहीं, सभी में जो है 8 तो है ही, इसलिए ये तो एक काम तो नहीं चलेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा मैं नॉर्मल ही। 474552, देखो बेटा क्यूब रूट निकालना चाहते हो निकाल लो ना बेटा, क्या दिक्कत है, 2 से भाग देते हुए चले जाओ, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, फिर 2 से भाग दो, 2 एकन्ने 2, 2 एकन्ने 2, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग दो, 2 पंजे 10, 2 नवा 18, 2 पंजे 10, 2 नवा 18, ये हो गया, अच्छा इधर से तो बचा 2 तिहाई 6, 2 एकन्ने 2 हो गया, और 2 नवा 18। अब ये 3 से भाग दो, तो 3 एकन्ने 3, 2 29, 3 नवा 27, 2 23, 3 सत्ते 21, 2 21, 3 सत्ते 21, 3 3 का 9, 3 से भाग दो बेटा, 3 छक्के 18, और 1 17, 3 पचे 15, 2 27, 3 27, 3 एकन्ने 3, 3 से भाग दो, 3 दूनी 6, और 3 एकन्ने 3, 2 19, 3 9 27, और 3 सत्ते 21, फिर 3 से भाग दो, 3 सत्ते 3 नहीं कटेगा क्या, 3 दूना 6, अच्छा अब 3 से कटेगा नहीं लगता है, तो 3 दूना 6, यानी कि 6 से तो भाग जाएगा ही जाएगा इसमें। अच्छा देखो, अब यहीं से हम लोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं जरा देखना, कि अब हमें पता है कि क्यूब रूट निकालेंगे तो ये तो 2 आएगा, हम लोग 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, तो ये 2 आ गया, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे 3 आएगा, यानी 3 दूना 6 तो होगा ही होगा, आगे कुछ और भी होगा, ठीक है, यानी जो भी हमारा आंसर होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। अब देखो छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, तुम्हारा टाइम बचेगा, कि जो भी हमारा आंसर आएगा बेटा दैट विल बी डिविजिबल बाई 6, दैट विल बी डिविजिबल बाई 6 फॉर श्योर, मतलब वो 6 तो से तो डिविजिबल होगा ही होगा, है ना, तो 6 से डिविजिबल होगा बेटा। कौन सा 6 से डिविजिबल है जरा देखो तो, इसमें कौन सा 6 से डिविजिबल है, ये वाला ऑप्शन नंबर सिर्फ बी ही हमारे पास ऐसा है, नहीं ये वाला भी है क्या, नहीं सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है जो 6 से डिविजिबल है, तो इसीलिए बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, है ना। अच्छा अब अगर मैं देखूं, अगर इसको सॉल्व करूंगा तब भी वही आएगा, देखना तुम, 6 कम 6, 1 18, 6 18, यानी कि 13। अब देखो ये 13 से कटने वाला है, कैसे बेटा, 13 से आप काट के देखो, ये 13 करने 13, और 7 1 8 89, और 13 7 91, 13 6 78, 78, और 9 2 11, और ये हो गया 13 9 117। अब ये फिर 13 से 13 बार में कट गया, ये 13 से खत्म हो गया, देखो है ना, हमने कहा ना बेटा 13 से कटेगा, तो ये जो है 13, तो 2 × 3 जो हमारा क्यूब रूट होगा, यानी कि घन मूल होगा, वो हो जाएगा 2 × 3 × 13, सो दैट विल बी इक्वल टू 78, एंड दिस विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा 78। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जीरो इज करेक्ट, जीरो एन इवन नंबर, होल नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑल ऑफ द अबव। देखो वैसे नॉर्मली तो हम लोग जीरो को इवन नंबर ऐसे कंसीडर नहीं करते, क्योंकि जब भी हम लोग ऑड एंड इवन की बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं, बात समझ रहे हो। लेकिन चूंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक इवन भी है, इवन का ऑप्शन भी है, होल नंबर तो है, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं है, कंपोजिट नंबर बिल्कुल है बेटा, भाज्य संख्या तो है क्योंकि जीरो तो सभी से विभाजित है, ठीक है। और अगर ये दोनों सही हैं तो इसको भी सही मानना ही पड़ेगा। अगर होल नंबर को भी देखा जाए ना तो जीरो एक इवन नंबर कंसीडर करोगे क्योंकि 2 से विभाजित है। लेकिन आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं आएंगे। जीरो की अगर सिर्फ बात करें तो जनरली ये माना जाता है कि ना ही इवन ना ही ऑड की कैटेगरी में मानते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग जीरो की बात करते हैं तो ऑड इवन का कॉन्सेप्ट नहीं लगाते, जब भी ऑड इवन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो हम लोग सिर्फ नेचुरल नंबर की बात करते हैं। यहां पे ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा, कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो, 700 इज डिवाइडेड इनटू ए बी सी इन सच ए वे दैट A gets half of B and B gets half of C। कह रहा है 700 रुपए है हमारे पास, A B and C 3 बंदे हैं, इस 700 रुपए को तीनों में हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया बेटा, A है हमारे पास, B है और C है, हमारे पास है 700 रुपया, ठीक है। इस 700 रुपए को इन तीनों में हमने ऐसे डिवाइड किया है कि
ए गेट्स हाफ ऑफ बी एंड बी गेट्स हाफ ऑफ सी, मतलब ए को बी का आधा मिलेगा और बी को सी का आधा मिलेगा। ठीक है, तो अगर सी को हमने माना 4 रुपया मिला तो सी का आधा इसको 2 रुपया मिलेगा, इसको उसका आधा 1 रुपया मिलेगा, मतलब इस रेशियो में हमने डिवाइड किया है। ठीक है बेटा, आपसे कह रहा है कि शेयर ऑफ ए, मतलब ए को कितना मिला भाई साहब ये बता दो तुम। तो 700 रुपया टोटल है, बोलो बेटा, है ना। ए का हिस्सा कितना, 1 हिस्सा है, और टोटल हिस्सा कितना बेटा, सबको जोड़ लो, टोटल हिस्सा है 7 हिस्सा, है ना, 7 शेयर, तो 1/7, यानी कि ए का हिस्सा हो गया बेटा, हमारे प्यारे ए बाबू का हिस्सा हो गया, है ना, ये 100 रुपए, और यही हमारा प्यारा प्यारा करेक्ट आंसर है। बोलो जी बेटा, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जरा देखना, इफ ए टैंक कैन कैरी 1250 लीटर्स ऑफ वाटर, हाउ मेनी टैंक्स विल बी रिक्वायर्ड टू कैरी इतने लीटर्स ऑफ वाटर। एक टैंक जो है वो इतना पानी जो है लेके जा सकता है, तो एक टैंक, कुछ ऐसा हमने टैंक बनाया जी, है ना। अरे वाह जी वाह, ये तो बढ़िया टैंक बन गया। कैसी है बेटा मास्टर की ड्राइंग, जरा कमेंट सेक्शन में बताओ तो मुझे लिख करके, ये ड्राइंग कैसी है मेरी, ये बताओ। मस्त बन गया ना, है ना। तो एक टैंक में 1250 लीटर वाटर जा रहा है, 1250 लीटर पानी जा रहा है, इतना पानी आपको ले जाना है भाई, तो कितने टैंक की आवश्यकता होगी, इसका भाग दे दो इसमें 16250 में, 1250 का भाग दे दो 16250 में। देखो भाई सिंपल सी बात है, 0 से 0 तो ये काट दो आप। ठीक है, अब अगर ये भाग देना चाहते हो तो एक बार में 125 गया, और ये कितना बचा, 7 हो गया, 375, 12 3 36, 3 375 खत्म ही हो गया, टाटा बाय बाय। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है जरा देखना मुन्ना, 13 आ रहा है हमारा आंसर, है ना। यानी ऐसे ऐसे 13 टैंकों की आवश्यकता हमको पड़ेगी अगर हमें कितना 16,250 लीटर वाटर जो है वो कैरी करना है, किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। देखो, मयूर मेजर्ड 10 सेंटीमीटर स्टिक 11 सेंटीमीटर्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ एरर डिड ही मेक इन मेजरिंग द लेंथ। कह रहा है कि मयूर एक 10 सेंटीमीटर के स्टिक को वो कितना माप लेता है, 10 सेंटीमीटर के स्टिक को बेटा वो माप लेता है 11 सेंटीमीटर। तो आपको ये बताना है, सीधी सी बात है कि उसने कितनी गलती की। भाई 10 सेंटीमीटर का वो था, कोई भी छड़ी, इसने कहा 11 सेंटीमीटर है, तो इसने बेटा गलती कितने की करी, 1 सेंटीमीटर एरर करा इसने, 1 सेंटीमीटर की गलती कर दी। अगर परसेंटेज एरर मैं निकाल दूं, परसेंटेज गलती इसकी निकालूं बेटा, तो 1 सेंटीमीटर की गलती करी 10 के ऊपर, तो 1/10 × 100, ये हो जाएगा 10%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। ये देखो जरा, कह रहा है कन्वर्ट 1048 ml टू लीटर्स, इस मिलीलीटर को लीटर में बदलना है बेटा, 1000 से भाग दे दो, 1048 बाई 1000 लीटर में बदल जाएगा, ml है तो लीटर में बदल जाएगा, दशमलव उड़ करके यहां आ जाएगा तो 1.0048, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, Sharad completes half of a distance at a speed of 5 km/h and remaining half at a speed of 15 km/h. If it takes 8 hours in total, what is the distance? देखो, जब भी दूरी आधी आधी तय की गई हो, इसमें क्या कह रहा है कि एक बच्चा शरद है ना, वो यहां से चलना स्टार्ट करता है और यहां तक जाता है, फिर यहां तक जाता है। आधी दूरी ये है, आधा ये है बेटा और आधा ये है। ठीक है, ये बच्चा यहां से यहां तक जाता है और 8 घंटे का समय लेता है। ठीक है, कह रहा है कि आधी दूरी उसने कंप्लीट की है 5 के स्पीड से, आधी दूरी कंप्लीट की है 15 के स्पीड से। मतलब यहां पे उसकी स्पीड 5 km/h है, यहां पे उसकी स्पीड 15 km/h है। तो जब भी डिस्टेंस आधी आधी तय की गई हो, ध्यान रखना आधी आधी तय की जानी चाहिए डिस्टेंस, है ना। जब भी ऐसी बात आए बेटा, टोटल डिस्टेंस आपको ध्यान रखना है कि टोटल डिस्टेंस जो होगा आपका, जो आपका टोटल डिस्टेंस होगा वो 2 × टाइम AB/A+B होगा। ये फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, AB का मतलब क्या हुआ, A का मतलब पहली स्पीड, B का मतलब हो गया दूसरी स्पीड। ठीक है, A का मतलब पहली स्पीड और 2 × टाइम, टाइम कितना बेटा 8 घंटे का समय लेता है, तो 2 × टाइम 2 × 8 हो गया। AB का मतलब A = 5 B = 15, तो गुणे A = 5 B = 15 और 5 + 15 नीचे इधर उतार लो बेटा, है ना। जरा सॉल्व करते हैं, 8 दूना 16 हो गया, 15 5 20 हो गया, तो ये हो गया 16 × 15 × 5 75
बटा 20। ठीक है, काट पीट के देख लेते हैं मुन्ना, सारे खत्म हो जाएंगे। 4 पंजे 20 हो गया और 4 चौके 16 हो गया। 4 से काटा, 5 से काटा तो 15 पचे 75 हो गया। 15 गुणे 4, 15 चौके 60 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस कितना था बेटा? 60 किलोमीटर। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। A can finish a work in 10 days. The same work is completed in 8 days if B also agrees to work with A. In how many days can B alone finish the work? कह रहा भाई A जो है फिनिश कर सकता है किसी काम को 10 दिन में, अगर B भी उसका साथ दे देता है तो यही काम 8 दिन में किया जा सकता है। कह रहा है कि B कितने दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है। ध्यान रखना, जब दो बंदे मिलकर के काम को करते हैं, दो आदमी या दो मैन, दो पुरुष, दो लड़के मिलकर के काम को करते हैं, तो हमेशा वो होता है ए बी अपॉन ए प्लस बी दिन में, और जो कि है यहां पे 8 के बराबर। देखो, जब दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं तो 8 दिन में काम कंप्लीट हो जा रहा है। ए कितने दिन में काम को कर रहा है? 10 दिन में। तो ए की जगह पे 10 रख दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। 10 इंटू बी अपॉन 10 प्लस बी बराबर 8। इन सब का इधर गुणा हो जाएगा बेटा, तो 10 इंटू बी इज इक्वल टू 10 का 8 में गुणा हुआ 80 हुआ, b का 8 में गुणा हुआ तो 8b हो गया। ठीक है, इधर 8b है, इधर ये 10 इंटू बी मतलब 10b हो गया, तो 10b माइनस ये 8b ला करके इधर घटा दो, 8b बराबर 80। ठीक है, 10b में से 8b घटाया 8b, तो 2b इज इक्वल टू 80 हो जाएगा इधर। ठीक है बेटा, 2 से जरा काट दो मुन्ना, खत्म ही करो कहानी, तो 40 हो गया। सुनो बेटा, सुनो मेरी ज़बानी, खत्म करो कहानी। बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट। प्यारा प्यारा ऑप्शन कि बी जो है 40 दिन में कर देगा, है ना? आसान बात है, बोलो, बिल्कुल आसान। नेक्स्ट देखो, इफ 25 men complete a work in 10 days, then in how many days will 5 men complete 2 times the work? 25 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो कितने दिन, क्या कह रहा है कि कितने दिन में 5 आदमी 2 गुना काम करेंगे? ध्यान रखना, फॉर्मूला क्या लगाएंगे? M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। बेटा M1 कितने, पहले कितने आदमी लग रहे थे? 25 आदमी, तो 25 हमने लिखा। D1 कितना है? 10 दिन में कर सकते हैं, तो 25 गुणे 10। काम कितना है? एक काम है, पहले सिर्फ एक काम है, बाद में काम दुगना हो जा रहा है ना? बाद में जो है कितने आदमी लगेंगे? अच्छा, कितने आदमी? 5 आदमी कंप्लीट कर रहे हैं काम को, तो 5 आदमी कंप्लीट कर रहे हैं काम को, पहले 25 कर रहे थे। और D2 हमें निकालना है कि कितने दिन लगेंगे। काम है, 2 गुना काम है, पहले एक काम था, अभी 2 गुना काम हो गया। अगर इसको मैं काट दूं बेटा, तो 5 पंजे 25 हो गया, है ना? 2 का इधर जा करके गुना हो जाएगा मुन्ना, तो 5 दूना 10, 10 में 100, 100 इज इक्वल टू D2। ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। यानी 100 दिन लगेंगे जब 5 आदमी काम करेंगे और काम होगा इसका 2 गुना। बात समझ रहे हो? काम होगा इसका 2 गुना, 100 डेज, ऑप्शन नंबर सी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। एट व्हाट टाइम विल मनी बिकम 4 टाइम्स इट्स ओन एट द रेट ऑफ 7.5% एनुअल इंटरेस्ट? कह रहा है कोई धन अपने का 4 गुना हो जाता है कितने समय में, अगर रेट इतना है। फॉर्मूला याद करो, हमने आपको बताया है कि जब भी गुने की बात आए n-1 इज इक्वल टू RT बाई 100। रेट कितना गुना हो रहा है बेटा? देखो, अपने का 4 गुना हो रहा है, तो n की वैल्यू 4 हो गई। रेट कितना है बोलो? एट द रेट ऑफ 7.5%, तो रेट है 7.5%। ठीक है, टाइम ही आपसे पूछ रहा है, तो टाइम निकल जाएगा यहां से, सारा कुछ रख दो। 4 - 1 इज इक्वल टू 7.5 इंटू T अपॉन 100। ठीक है, इधर से अगर आप काट दोगे बेटा, काट पीट के निपटाते हुए चलो। देखो इधर ये 3 हो गया, इधर से करोगे तो 300 हो गया, 300 अपॉन 7/7.5 हो गया इज इक्वल टू T, और 7 चौके 28 यानी कि T इज इक्वल टू 40। इसको काटोगे तो बेटा टाइम आपका आ जाएगा 40 ईयर्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा बी ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर लैंड इज 80 मीटर। इफ द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 5:3, व्हाट विल बी इट्स एरिया? एक रेक्टेंगुलर लैंड है इस तरीके का, रेशियो बेटा 5x लंबाई है और 3x चौड़ाई है। देखो कह रहा है
परिमाप 80 है, हम सभी जानते हैं परिमाप पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। तो 2 गुणे लंबाई है 5x और चौड़ाई है 3x, है ना। परिमाप है 80 मीटर, तो p की जगह 80 रख दो बेटा। 2 से जरा 80 को खत्म कर दो मुन्ना, तो ये 40 हो गया। 40 इज इक्वल टू 5 3 8x हो गया। 8 से इधर काटो, खत्म करो इसकी भी कहानी भाई। तो 8 से काटा हमने, 8 पंजे 40, तो 5 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू 5 आ गई। जैसे ही आपको x की वैल्यू 5 मिल गई, यहां पे रख दो, तो 5 इंटू 5 25 हो गया, 5 इंटू 3 15 हो गया। यानी कि इस रेक्टेंगल की लंबाई हो गई 25 और चौड़ाई हो गई कितनी, 15 हो गई, है ना। अब एरिया आपको निकालना है बेटा, तो एरिया बराबर हम सभी जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है 25 और ये है 15, तो 15 5 75, 375 ये आंसर हो गया, है ना। अच्छा देखो, यहां पे गलती मत करना, एरिया कभी भी क्यूबिक मीटर में नहीं आता है, एरिया हमेशा आएगा स्क्वायर मीटर में, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिलहाल यहां तो तुम्हें इसने बख्श दिया है कि एरिया जो है, जो सही आंसर है उसको सेकेंड ऑप्शन में दिया है। एग्जाम में ऐसा होगा ना, जो गलत ऑप्शन है इसमें गलत वाला सेकेंड में दिया है ना, हाँ, एग्जाम में ऐसा होगा गलत वाला आपको पहले दे देगा क्यूबिक मीटर में, ठीक है। तो यहां गलती मत करना बेटा। चलो ये देखो, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज 3 times द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। इफ द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। कह रहा भाई हमारे पास एक क्यूबॉइड भी है और हमारे पास एक क्यूब भी है। ये हमने एक क्यूबॉइड बना दिया, ठीक है, और हमारे पास एक क्यूब भी है, ऐसा कुछ हमारे पास एक क्यूब है और एक क्यूबॉइड है, दोनों का वॉल्यूम बराबर है, ठीक है। इसका जो डायमेंशन है ना वो है 12, 9 और 6, यानी कि 12, ऐसा करो बेटा 12 इधर कहीं लिख लो, रुक जाओ, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 12, 9 और 6, ठीक है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है 12, 9 और 6 कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसका वॉल्यूम अगर मैं निकालना चाहता हूं बेटा, अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालना चाहता हूं तो 12 इंटू 9 इंटू 6 इसका वॉल्यूम हो गया, है कि नहीं बेटा। इसका वॉल्यूम हो गया, कितना हो गया, 6 9 54 और 12 चौके 48, 4 12 पंजे 60, 4 64, 648। कुछ गड़बड़ किया क्या हमने, 12 9 108, 600 और 8 6 48, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये इसका वॉल्यूम हो गया। अगर इसका वॉल्यूम 648 है तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसका भी वॉल्यूम 648 होगा, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, बराबर है, ठीक है। तो इसका भी हो गया 648 वॉल्यूम। अच्छा, इसका अगर मैं साइड निकालना चाहूं तो बेटा साइड इज इक्वल टू, हम सभी जानते हैं कि इसका क्यूब रूट निकाल लो, साइड आ जाएगा। क्यूब रूट निकालना है 648 का। अच्छा जी, तो 648 का अगर मैं क्यूब रूट निकालने बैठ जाऊं भाई, तो 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 से काटा 162 आ गया, 2 से काटा 81 आ गया, 3 से काटा तो 3 दूना 6, 3 7 21, 3 3 का 9, 3 अच्छा 27 3 81, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। ठीक है ठीक है, अभी चलते जाते हैं भाई, देखते हैं। 3 9 27 हो गया, 3 3 का 9 हो गया, 3 1 3। यार एक 3 तो यहाँ पे ज़्यादा हो जा रहा है। 2 दूना 4 दूना 8, 3 3 का 3 9 27, 2 8 16 और हाँ 8 3 24, 24 दूना 27, 25 25 625। अच्छा, तो एक 3 हमारे पास ज़्यादा हो जा रहा है, कोई बात नहीं बेटा। हो देन व्हाट विल बी सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, देखो क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, यानी अगर इसका सरफेस एरिया निकालना है तो मुझे 6a स्क्वायर चाहिए, लेकिन a स्क्वायर से पहले मुझे a की तो वैल्यू चाहिए ना बेटा, a की तो वैल्यू चाहिए, लेकिन यहां पे एग्जैक्टली a की वैल्यू नहीं आ रही, यानी कि डेटा में कुछ गड़बड़ी है। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज 3 टाइम्स। अच्छा अच्छा हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, ये बराबर नहीं है, हमने सोचा भाई बराबर है, ये बराबर नहीं है। कह रहा है क्यूबॉइड का वॉल्यूम वो 3 टाइम्स है, किसके वॉल्यूम के, इसके वॉल्यूम के। यानी अगर क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपका है 648 तो ये बटे 3 कर दो, 648 बटे 3 होगा, यानी कि 3 दूना 6 और 3 करने 3, 3 6 18, इसका 216 होगा, है ना। तो इसका वॉल्यूम 216 होगा बेटा, इसीलिए हमने गड़बड़ी कर दी यहां पे। अब 216 का जब तुम क्यूब रूट निकालोगे तो ये 6 आ जाएगा,
ये 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको काट दो बेटा, इसको खत्म करो, तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 6 आ गया, क्या चीज, इसका साइड 6 आ गया। अगर साइड 6 आ गया तो सरफेस एरिया निकालना 6a² आसान है, हम निकाल लेंगे। तो 6 इंटू a², a बराबर 6 है, तो 6 का स्क्वायर, 6 36, 6 का 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखो ये क्यूबिक मीटर्स नहीं होगा बेटा, सरफेस एरिया पूछ रहा है तो स्क्वायर सेंटीमीटर में ही होगा। डी ऑप्शन, देखे गड्ढा है बेटा, ऑप्शन नंबर 1 गच्चा खा गए तुम यहां, तो ये गलती नहीं करनी है वरना फिनिश, फिर खेल खत्म, ठीक है। आ जाओ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 58 देख लो, 58 ये देखो, रिड्यूसिंग 8 ईयर्स फ्रॉम 3 जनवरी 2014। अच्छा 3 जनवरी 2014 में से 8 साल घटा रहे हो ना बेटा, तो 2014 में से 8 घटा दो, तो 3 जनवरी 2014 में से अगर 8 घटाओगे तो 2006 आ जाएगा ना, सिंपल है, 8 6 14, ठीक है। 8 साल घटाना है बस आपको, तो साल में से साल घटाओगे, दिन तो वही रहेगा। नेक्स्ट, a person sells one watch at a profit of 20% and another watch at a loss of 20%. If selling price is 120 in both the cases, what will be the purchase price of each? देखो ये अच्छा सवाल है बेटा, है ना, और इस पे फॉर्मूला भी हमने आपको अच्छे से बताया था। जब भी सेलिंग प्राइस बराबर कर दे, एक पे x% का लॉस हो रहा है और दूसरे पर x% की हानि हो रही है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो कॉस्ट प्राइस अलग अलग का, ठीक है। देखो यहां पे सेलिंग प्राइस बराबर है। अच्छा एक बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। यहां पे अगर तुम ओवरऑल पूछा रहता है आपसे कि ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट निकालो, तब भी आप निकाल सकते थे, लेकिन अलग अलग भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। कह रहा है कि 2 घड़ी इसके पास है, एक पर्सन के पास ना 2 घड़ी है बेटा, 2 घड़ी, एक मान लो ये वाला घड़ी है और एक मान लो कि हाथ वाली घड़ी है, ऐसी वाली, ठीक है। 2 घड़ी है इसके पास। कह रहा है एक को इसने 20% के लॉस पे बेचा, दूसरे को 20% के प्रॉफिट पे, तो इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए दोनों का विक्रय मूल्य कह रहा है बेटा 120 रुपया है, ठीक है। इफ द सेलिंग प्राइस 120 रुपया है, मान लो कि इस पे लॉस हुआ है और इस पे इसको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो लॉस होने के बाद भी 120 रुपए में बेच रहा है, एसपी इज इक्वल टू 120। यहां से हम लोग इसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे, सीपी इज इक्वल टू एसपी, चूंकि लॉस हुआ है तो सीपी निकालने के लिए इंटू 100/100 माइनस एल कर देंगे, लॉस जितना भी हुआ है। एसपी कितना, 120 रुपए का, इंटू 100/20% का लॉस हुआ है, 1 मिनट, तो 100 - 20 कर देंगे। जब इन सबको सॉल्व करोगे तो 100 - 20 80, 40 दूना 80, 40 3 112, 3 5 15, ये 150 रुपया हो गया, है ना। तो पहले घड़ी का कॉस्ट प्राइस हो गया 150 रुपया, जिसपे लॉस हुआ है, और जिसपे फायदा हुआ है उसका एसपी निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, सीपी निकालने के लिए क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 चूंकि इस पे फायदा हुआ है तो 100 प्लस पी प्रॉफिट जोड़ दोगे। एसपी कितना है 120 रुपया, इंटू 100 प्लस 20% का प्रॉफिट हुआ, 120 से 120 कट गया तो 100 आ गया। यानी जिस पे फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, उस घड़ी का सीपी है 100 और पहले वाले घड़ी का सीपी है 150, ठीक है। अब यहां पे तुम घन चक्कर में पड़ जाओगे भाई कि यहां 100 पहले है, 100 बाद में है, 150 पहले है, यहां 100 पहले है, 150 बाद में है। तो देखो जिस पे लॉस हुआ है उसका जो है सीपी है 150, तो लॉस पहले प्रॉफिट हुआ कि पहले लॉस हुआ, पहले प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट, बाद में लॉस हुआ है, तो पहले प्रॉफिट वाले का सीपी यानी कि 100 लिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ठीक है बेटा। इन दोनों ऑप्शन में गलती मत करना, पहले प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट वाले का ऑप्शन लिखेंगे और फिर लॉस हुआ है तो लॉस वाले का ऑप्शन लिखेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मैथमेटिक्स, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹24, क्या कह रहा है जरा सुनो पढ़ो। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹24, अ ट्रेडर loses the same percentage as the purchase price. What was the purchase price of the item? कह रहा है कि 24 रुपए में कोई चीज बेचता है अगर एक आदमी, तो जितने का खरीदा था उतना ही इसको लॉस होता है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, सेम परसेंट का लॉस होता है, तो आपको निकालना है इसमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, परचेस प्राइस आपको निकालना है। देखो बेटा मेरी बात सुनो, मान लो कि उसने x रुपए का खरीदा था, सीपी बराबर x मान लो, ठीक है, तो लॉस भी उसका x% का ही हुआ। कह रहा है कि जितने का खरीदा था उतने % का लॉस हुआ, है ना।
और आपको दे रखा है सेलिंग प्राइस एसपी दे रखा है, एसपी इज इक्वल टू 24। तो आपको सीपी निकालना है। सीपी का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस, है ना, लॉस परसेंट। तो एसपी है इसका 24 रुपया, तो 24 रुपया रख दो इधर। 24 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस क्या है बेटा, सीपी भी दे रखा है, एक्स इधर है, और एक्स परसेंट का आपको लॉस भी दिख रहा है इधर। ठीक है, यहां से आप इधर लेके जाओगे तो ये बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, ऑप्शन से चेक करेंगे, उससे आसानी से आ जाएगा। यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तब भी हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, यानी द्विघातीय समीकरण बन जाएगा। तो उसको भी सॉल्व करके ले आ सकते हो आंसर, लेकिन डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी चेक करोगे तब भी। सबसे आसान ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, 40 ही दिख रहा है, तो 40 का चेक करो। मान लो कि अगर सीपी 40 होता है ना, तो लॉस का परसेंटेज भी 40 है, 40%। ठीक है, तो 40 का 40% यानी कि 40 गुणे 40 बटा 100 यानी कि 16 रुपए का लॉस हो रहा है। 40 में से 16 घटा दो तो 24 तो आ रहा है बेटा, है ना, यानी यही 40 सही आंसर है हमारा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन से चेक कर लिया करो। प्रॉपर मेथड भी मैंने बताया हुआ है, प्रॉपर मेथड से जाओगे तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। एंड वी जस्ट हैव कंप्लीटेड 60 क्वेश्चंस, यानी कि 40 मेंटल एबिलिटी के कर लिए, 20 हमने मैथमेटिक्स कर लिया, मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लिया पूरा। और मुझे लगता है कि 1 घंटा भी हुआ होगा, अभी ये 1 घंटा भी नहीं हुआ। ठीक है, तो 1 घंटे के अंदर अंदर हमने ये 60 क्वेश्चन कर लिए बेटा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लैंग्वेज सेक्शन। तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं अब वो जा सकते हैं, और या तो इंग्लिश में भी आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है बेटा। बाकी आपको फिर से बता दूं कि टेस्ट से चूकना नहीं है, आपको ऑल इंडिया रैंकिंग आपको मिलेगी, इस तरीके का पूरा अच्छे से आपको एनालिसिस मिलेगा। तो आप जरूर से टेस्ट दें, द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करें और अपने परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएं। टारगेट करें इस 29 अप्रैल को एग्जाम के लिए। ठीक है, ये मॉडल पेपर मैं सीरीज तो लेके आ ही रहा हूँ आप सभी के सामने। बाकी ये नवोदय मॉक टेस्ट की सीरीज आप इनरोल कर लेना। नवोदय विद्यालय का जो हमारा ऐप है, यानी कि द्रोण स्कूल का ऐप है, और साथ ही साथ अगर आप अगले साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये हमारा सैनिक अल्फा बैच है जो सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करा रहा है, और ये नवोदय अल्फा बैच है जो नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन करा है अगले साल की। अगर आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप अर्जुन बैच में इनरोल कर सकते हैं इस साल 2023 की प्रिपरेशन के लिए नवोदय विद्यालय। ठीक है बेटा, चलिए फिर इंग्लिश के अटेम्प्ट करते हैं हम लोग, है ना। और बाकी जो है आप किसी भी जानकारी के लिए इस पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पे नोट कर लेना। आज जो बेटा इंग्लिश के करते हैं, इंग्लिश के पैसेजेस करते हैं। पहला पैसेज नंबर 1, 4 पैसेज हमारे पास होंगे। ये पैसेज जरा देखो, पढ़ो, आपको दिख रहा है क्लियरली। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, क्वेश्चन क्या क्या है। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर ऑन द अर्थ, देखो पहला ही क्वेश्चन हमें मिल गया, है ना। दूसरा क्या है, विच माउंटेन सेपरेट एशिया एंड यूरोप, ठीक है। तीसरा है, दिस कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, विच कॉन्टिनेंट दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स, ठीक है। क्या कह रहा है, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। फिर क्या है, विच कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ एशिया। तो इस तरह से हमने अब क्वेश्चन पढ़ लिया तो हमारे दिमाग में बेटा तुरंत ना वो पिक्चर बन जाएगी, है ना। ये पैसेज नंबर 2 है, चलो पैसेज नंबर 1 भी कर लेंगे। देखो, देयर आर 7 मेजर कंटिनेंट्स, एक आंसर हमारा मिल गया। दीज आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय ह्यूज एंड वाइड वाटर बॉडीज। These continents are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica. Asia is the largest continent, कह रहा है, largest है in the world. और इंडिया फॉल्स इन दिस कॉन्टिनेंट, कह रहा है कि और इंडिया फॉल्स इन दिस कॉन्टिनेंट, मतलब किस कॉन्टिनेंट में, एशिया में, है ना। दिस का मतलब एशिया की बात कर रहा है। इट इज स्प्रेड ओवर द थर्ड पार्ट ऑफ द अर्थ, मतलब 1/3 पार्ट। दिस कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अभी तक किस कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है बेटा, अभी तक एशिया कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा कि इंडिया में एशिया भी है। देखो, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड और इंडिया फॉल्स इन दिस कॉन्टिनेंट एंड इट इज स्प्रेड ओवर द थर्ड पार्ट ऑफ द अर्थ। दिस कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, मतलब एशिया कॉन्टिनेंट की ही बात कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से हमारा एक और आंसर मिल रहा है। चलो, तो 2-3 आंसर जो भी मिले हैं कर लेते हैं। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, तो 7 अभी हमने आंसर देखा। दूसरा, विच माउंटेन सेपरेट एशिया एंड यूरोप, अभी नहीं आया है इसका आंसर। तीसरा देखो, दिस कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो ये एशिया कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, अभी हमने देखा एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट,
अच्छा, तो 2 अभी क्वेश्चन बच गए जिसका आंसर हमें नहीं मिला है, 3 का आंसर मिल गया। देखो पहला आंसर ये 7 कॉन्टिनेंट वाला हो गया, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ये हो गया, और इसका भी आंसर हमें मिल गया एशिया में। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, टू द वेस्ट ऑफ एशिया इज यूराल, एशिया के वेस्ट में यूराल है, एंड यूराल माउंटेन्स विच सेपरेट्स इट फ्रॉम द यूरोप, यानी कि एशिया के वेस्ट में यूराल है, विच सेपरेट्स द एशिया फ्रॉम द यूरोप, यानी जो यूराल माउंटेन है वो एशिया और यूरोप को सेपरेट करता है। तो आप देखो यहां से ये वाला आंसर है, विच माउंटेन सेपरेट्स एशिया एंड यूरोप, तो ये जो है यूराल माउंटेन है वो सेपरेट करता है एशिया एंड यूरोप को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बस बचा है हमारा इसका, विच कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड वेस्ट ऑफ एशिया, कह रहा है कि वेस्ट ऑफ एशिया कौन सा कॉन्टिनेंट लोकेटेड है। तो यहां देखो कुछ और जवाब हमें मिल जाएंगे, एक और जवाब, विच कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड वेस्ट ऑफ एशिया, देखो यहां पे लिखा हुआ है, टू द वेस्ट ऑफ एशिया इज द यूराल माउंटेन विच सेपरेट इट फ्रॉम द यूरोप, द एंटायर टेरिटरी ऑफ यूरोप एंड द एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। देखो यहां पे कह रहा है दिस कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ एशिया, कौन सा कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है बेटा, यूरोप की बात कर रहा है, यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया, मतलब यूरोप की बात कर रहा है। फिर आगे कह रहा है कि दिस कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ एशिया, यानी कि यूरोप की बात कर रहा है ना, तो यहां पे यूरोप हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पे देखते हैं कौन सा है भाई, किधर गया किधर, अरे भाई किधर गया, ये रहा, देखो विच कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड वेस्ट ऑफ एशिया, तो ये यूरोप की बात कर रहा है। ठीक है, चलो अब देखो पैसेज नंबर ये 2 हमने गलती से कर लिया, पैसेज नंबर 1 पे ध्यान देते हैं। ये नवोदय विद्यालय के बारे में है जहां पे तुम लोग जाने वाले हो। नवोदय विद्यालय इज ए रेसिडेंशियल स्कूल वेयर इट इज मैंडेटरी फॉर चिल्ड्रन टू स्टे इन हॉस्टल्स, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल आर सेपरेट इन नवोदया, सीनियर स्टूडेंट्स एंड जूनियर स्टूडेंट्स हॉस्टल्स आर आल्सो सेपरेट, ऑल टुगेदर देयर आर 4 डिविजन्स ऑफ हॉस्टल्स नेम्ड आफ्टर द माउंटेन्स, द नेम्स ऑफ द 4 हॉस्टल्स आर अरावली, नीलगिरी, शिवालिक एंड उदयगिरी। फ्रॉम टाइम टू टाइम वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशंस टेक प्लेस अमॉन्ग द स्टूडेंट्स ऑफ दीज हॉस्टल्स, स्पेशली द sports competition are very exciting which develop the sportsmanship among the students। अब questions देखते हैं, which of the following statement is about नवोदय विद्यालय इज करेक्ट, नवोदय विद्यालय के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज नॉट ए रेसिडेंशियल स्कूल, नहीं भाई ये तो रेसिडेंशियल है। स्पोर्ट्स एजुकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, हाँ जी बिल्कुल, तो ये करेक्ट है। द हॉस्टल्स आर नेम्ड आफ्टर ओशंस, नहीं ये माउंटेन के नाम पे हॉस्टल्स जो है हॉस्टल्स के नाम है। द हॉस्टल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, नहीं 4 ग्रुप में डिवाइडेड है हॉस्टल, यानी ये वाला कथन सत्य है और बाकी सभी असत्य है, यानी कि बाकी सभी ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देख लो, हाउ मेनी डिविजन्स ऑफ हॉस्टल्स आर देयर इन नवोदया, तो 4 तरह के हॉस्टल्स, अच्छा 2 डिविजन्स हैं क्या, एक मिनट, अगर सीनियर जूनियर की बात किया जाए तो 2 डिवीजन, लेकिन यहां पे 4 डिवीजन की बात कर रहा है, यानी कि हॉस्टल के अलग अलग नामों की बात कर रहा है, तो 4 डिविजन्स हैं। ठीक है, तो ये 4 अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ द माउंटेन, शिवालिक, अरावली, उदयगिरी, ब्रह्मपुत्रा एक नदी का नाम है, माउंटेन का नाम नहीं है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेंबल्स वर्ड नवोदय, नवोदय का मतलब नव प्लस उदय, यानी कि नया उदय होना है ना, अराइजिंग, यानी कि अराइजिंग उदय होना, इसका मतलब है नवोदय। ठीक है ना, तो ये रिजेंबल करता है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिनोनिम फॉर द डिवीजन, डिवीजन का सिनोनिम क्या है बेटा, तो डिवीजन का सिनोनिम होता है सेक्शन। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया। तो ये कुछ शब्द भंडार के यानी कि वर्ड पावर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो घबराना नहीं है, ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे। पैसेज नंबर 3 किसके बारे में, देखो ये किसके बारे में है, गौतम बुद्धा जी के बारे में है ना। Born to the queen Maya and king Shuddhodana of Shakya clan, the story of Buddha should be heard by everyone. It is believed that he was born in Lumbini under a tree. The infant was given the name Siddhartha, which means one who achieves his purpose, मतलब सिद्धार्थ। King Shuddhodana, wishing for his son to become the great king, prevented him from the coming into contact with human suffering as well as religious teachings. After spending 29 years as the prince of Kapilvastu, Siddhartha finally came to know about the real world. The understanding of the world showed that with spiritual practice he can overcome all sorrows and become an ascetic. And in his way he decided to relinquish royal responsibilities and families to achieve enlightenment। मतलब गौतम बुद्ध के बारे में दिया गया है कि कैसे इनके पिता ने इनको सारे दुखों से बचा करके रखा ताकि इनको उससे प्रभाव ना पड़े और ये बेहतर किंग बने, है ना, राजा बने। लेकिन
इनको तो कुछ और बनना था, इनको तो दुनिया को ज्ञान देना था। तो एनलाइटमेंट के लिए यानी कि ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़े घर बार छोड़ करके। हुज स्टोरी इज टोल्ड इन दिस पैसेज, तो भाई ये गौतम बुद्ध की स्टोरी है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्ध? तो चाइल्डहुड नेम, बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था। देखो बेटा इधर दिया हुआ है सिद्धार्थ, है ना, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो, व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम हो गया। नेक्स्ट देखो, सिद्धार्था वाज द प्रिंस ऑफ, कहां के प्रिंस थे भाई? ये प्रिंस थे कपिल वस्तु के। ठीक है, कपिल वस्तु यहां लिखा हुआ है, देखो इधर, इधर देखो। Born to the Queen Maya and King Shuddhodana, Shakya clan, the story of Buddha should be heard by everyone. Lumbini infant, कपिल वस्तु, ये किधर दिया है? King become achieve his king. Understanding, भाई किधर गया कपिल वस्तु? अच्छा, मतलब हमें ये अपने मन से करना पड़ेगा क्या? कपिल वस्तु जो है, King Shuddhodana, Shakya clan, the story of Buddha heard by everyone. Infant achieved the Shuddhodana, become the king, prevented from the suffering, spending, understanding. बट लग रहा है इसमें दिया नहीं है, तो ये हमें अपने मन से करना पड़ेगा। एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन टाइप से हो जा रहा है ये। बॉर्न टू क्वीन माया एंड किंग शुद्धोदना ऑफ शाक्य क्लैन, द स्टोरी ऑफ बुद्धा हर्ड बाय एवरीवन, इट्स बिलीव्ड। लुम्बिनी में जन्मे थे, ठीक है, उसके बाद किंग शुद्धोदना, ठीक है, ये अपने मन से भी करना पड़ेगा बेटा। तो कपिल वस्तु, इन सब में ये गलत ऑप्शन है, कपिल वस्तु सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, और कोई ऑप्शन तो सही वाला नहीं है, नहीं नहीं, ये प्रिंस वहीं के माने जाएंगे। ठीक है, प्रयागराज ये तो है नहीं। फॉर व्हाट रीजन डिड सिद्धार्थ डिसाइड टू लीव द फैमिली? फैमिली को क्यों इन्होंने छोड़ा? टू अटेन एनलाइटमेंट, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो 75, एट व्हाट एज डिड गौतम बुद्धा लीव द हाउस? मतलब 29 साल की उम्र में उन्होंने हाउस अपना घर बार छोड़ दिया था। इधर लिखा हुआ है देखो, स्पेंडिंग 29 ईयर्स एज द प्रिंस ऑफ कपिल। अच्छा, ये तो रहा बेटा कपिल वस्तु, कपिल वस्तु के प्रिंस थे ये, वही मैं कह रहा हूं यार, मिल कहां नहीं रहा है। तो कपिल वस्तु के प्रिंस थे। 29 ईयर्स रहने के बाद, महलों में रहने के बाद, सारी राजसी सुख सुविधाओं का उपभोग करने के बाद उन्होंने छोड़ दिया, भैया जाओ, अब हम तो चले परदेश सबको ज्ञान देने। ठीक है, तो वो निकल पड़े सबको ज्ञान देने, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। 29th डी ऑप्शन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैसेज, दिस विल बी द लास्ट पैसेज। देखो ये बारहसिंगा के बारे में दिया हुआ है। बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु भी है। बारहसिंगा इज लार्ज साइज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज ऑफ डियर। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड दिस वाइल्ड लाइफ एज इट्स स्टेट एनिमल। देखो राजकीय पशु है। बीइंग अ रेयर वाइल्ड लाइफ एनिमल, इट हैज बीन प्लेस्ड इन द थ्रेटन लिस्ट। बारहसिंगा इज ऑल्सो फाउंड इन दुधवा नेशनल पार्क, जो कि उत्तर प्रदेश में है, हस्तिनापुर सैंक्चुरी, काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम, एंड द फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबंस इन बंगाल। अनदर स्पीसीज ऑफ बारहसिंगा इज ऑल्सो फाउंड इन कान्हा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। The stag shoulders height is 135 centimeter. Its weight is about 170-180 kg. They often like to live in moist marshland. Barasinga are often found in groups. Their horns are 75 centimeter long. Most Barasinga horns have 10 to 14 branches. Barasinga with a maximum of 20 branches are also seen. चलो भाई, तो बारहसिंगा के बारे में डिटेल दिया हुआ है। What type of animal is बारहसिंगा? तो भाई ये एक डियर है, यानी कि ये एक हिरण है। ठीक है, यहां पे कहीं दिया हुआ देखो, हाँ, स्पीसीज ऑफ डियर यानी कि हिरण की एक प्रजाति है। नेक्स्ट देखो, बारहसिंगा इज द स्टेट एनिमल। अभी मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, यानी कि स्टेट एनिमल है बारहसिंगा। नेक्स्ट आ जाओ, वेयर इज द इन द फॉलोइंग बारहसिंगा आर नॉट फाउंड? मतलब इनमें से कहां बारहसिंगा नहीं पाए जाते हैं? हस्तिनापुर अभी हमने देखा, दुधवा नेशनल पार्क, काजीरंगा, ये सब पाए जाते हैं। अयोध्या में नहीं पाए जाते हैं, डी ऑप्शन ये अलग है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं बेटा। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज द फेवरेट एरिया ऑफ बारहसिंगा? तो बारहसिंगा का जो फेवरेट एरिया है वो मार्श लैंड है। ठीक है, ड्राई एरिया मतलब दलदली जो जगह होती है, थोड़ी नमी वाली जगह होती है, ये इनको प्रिफर करते हैं। मतलब इस जगह को, इस तरह के एरिया को ये लोग प्रिफर करते हैं, बारहसिंगा जो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द स्पीसीज ऑफ डियर मेंशन्ड इन द पैसेज इज कॉल्ड बारहसिंगा बिकॉज, मतलब जो ये डियर की प्रजाति है, यानी कि जो हिरणों की प्रजाति है, जो इस पैसेज में मेंशन किया गया है, उसको बारहसिंगा क्यों कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्योंकि उनके जो हॉर्न्स होते हैं ना, जो सींग होते हैं, उनमें बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती है। मतलब यूं कुछ होते हैं, एक इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, इस तरीके का होता है। ठीक है, मैक्सिमम 20 ब्रांचेस भी देखे जा सकते हैं, वही आपने देखा। दे ओनली हैव 12 ब्रांचेस, नहीं बेटा, केवल 12 नहीं होते हैं, 10, 12, 20 तक हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हो, ये कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। 12 लेग्स भैया, 12 पैर किसके होते हैं? देयर हॉर्न्स आर ब्रांच्ड,
तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा कि उनके जो सींग होते हैं उनमें से ब्रांचेस निकली होती हैं, है ना। तो इसीलिए सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, कंप्लीटेड 80 क्वेश्चंस। बेटा सभी लोग कमेंट में लिख दो एक बार, इतनी मेहनत से आप सभी के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया, लिख दो एक बार कमेंट सेक्शन में मास्टर आई लव यू लिख दो बेटा, लव यू टू एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो। एंड फिर इस वीडियो को छोड़ करके जाना, बाकी प्रैक्टिस करते रहो, खूब सारा प्रैक्टिस करते रहो बेटा, बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहो। हमें ये नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम निकालना है बेटा। ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आप सभी के लिए बनाया गया है। अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आप इस टेलीग्राम में पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, इन बैचेस को जरूर से ज्वाइन कर लेना। अर्जुन बैच अभी के लिए है आप सभी के लिए, अगले साल की तैयारी के लिए नवोदय अल्फा है, और सैनिक की तैयारी कर रहे हैं तो सैनिक अल्फा बैच है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन, चैप्टर टेस्ट, टेलीग्राम को ग्रुप आपके लिए अलग से बनाया जाएगा। तो ये सारी फैसिलिटी सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं इन बैचेस में। बाकी टेस्ट जरूर से दे लेना। नवोदय का 30 मॉक टेस्ट है, 10 मॉक टेस्ट की भी सीरीज है, और ये 50 मॉडल पेपर का जो सीरीज है अभी के लिए देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो 30 मॉक टेस्ट का सीरीज इंपॉर्टेंट है, एक तो 50 मॉडल पेपर। इसमें जो है वीडियो सॉल्यूशन के साथ हैं और शॉर्ट टिक के साथ सारी वीडियोस रिकॉर्ड किए गए हैं। तो जहां भी आप फंसते हो तुरंत सॉल्यूशन देख करके आगे बढ़ो, टेक्निक सीख करके आगे बढ़ो। तो ये 50 मॉडल पेपर का सीरीज अभी आप ले सकते हैं। बाकी कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें 6260388361। ठीक है, ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस अपनी बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए मॉक टेस्ट में जरूर से एनरोल करें बेटा। किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। लाइक करना इस वीडियो को, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उन्हें भी पता चले कि भैया मास्टर की क्लास बढ़िया चल रही है एंड वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर द नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम फॉर द बेस्ट। ठीक है, चलिए बेटा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।